सोचिए, एक सपना रेगिस्तान के बीचों बीच एक परफेक्ट शहर बनाने का। लेकिन क्या हो अगर वही सपना एक भयानक क्रिमिनल साजिश बन जाए। ये कहानी है ओशो की, एक ऐसे आध्यात्मिक गुरु जिनका यूटोपिया एक डरावने सपने में बदल गया। तो सवाल यही है, आजादी और सेल्फ डिस्कवरी का इतना खूबसूरत आइडिया आखिर अमेरिका की हिस्ट्री के सबसे बड़े बायो टेरर अटैक की वजह कैसे बन गया? चलिए इस हैरान कर देने वाली कहानी की परतें खोलते हैं। देखिए, इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें पहले उनके आइडियाज को समझना होगा। तो बात करते हैं दो कमाल के थिंकर्स की, ओशो और जे कृष्णमूर्ति। इन दोनों ने ही जो ट्रेडिशनल एजुकेशन का सिस्टम था उसे पूरी तरह से चैलेंज कर दिया था। ओशो की फिलॉसफी का जो कोर था ना, वो था फ्रीडम। उनका मानना था कि भाई असली एजुकेशन तो वो है जो इंसान को लिबरेट करे, आजाद करे। उनके लिए तो स्कूल वो तो बस जेलें थीं जो क्रिएटिविटी को कैद करती थीं, जहां फ्री थिंकिंग को दबा दिया जाता था। और मजे की बात यह है कि ओशो इस सोच में अकेले नहीं थे। जे कृष्णमूर्ति भी कुछ ऐसी ही बातें कर रहे थे, लेकिन दोनों के रास्ते बिल्कुल अलग थे। जहां एक तरफ ओशो चाहते थे कि सोशल रूल्स को तोड़कर क्रिएटिविटी को अनलॉक किया जाए, वहीं कृष्णमूर्ति चाहते थे कि साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग से आजाद होकर क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा दिया जाए। मतलब एक गुरु नर्चर करना चाहता था तो दूसरा तो चलिए अब इन आइडियाज की दुनिया से बाहर निकल कर देखते हैं कि असल में क्या हुआ। एक ऐसा मिशन जो सुनने में ही नामुमकिन लगता था, ओरेगन के एक वीरान रेगिस्तान में एक पूरा का पूरा शहर बसाना। ये सब शुरू हुआ 1981 में। ओशो के फॉलोअर्स ने अपने सपने को हकीकत में बदलने के लिए एक बहुत बड़ा दांव खेला। उन्होंने करीब 5.75 मिलियन डॉलर्स में 64,000 एकड़ से भी ज्यादा की एक बहुत बड़ी जमीन खरीदी। और इसके बाद जो हुआ वो सच में किसी चमत्कार से कम नहीं था। सिर्फ 3 साल में वो बंजर जमीन 7,000 लोगों के एक जीते जागते हलचल भरे शहर रजनीशपुरम में बदल गई। ये जो बदलाव था ना, इसकी रफ्तार बस यकीन करने लायक नहीं थी। और हाँ, ये कोई मामूली सी बस्ती नहीं थी, ये एक पूरी तरह से सेल्फ सस्टेनिंग सिटी थी। जरा सोच कर देखिए, अपना खुद का फायर डिपार्टमेंट, अपनी पुलिस फोर्स, रेस्टोरेंट्स, शॉपिंग मॉल्स, यहाँ तक कि एक एयर स्ट्रिप और पब्लिक बस सिस्टम भी। मतलब उन्होंने रेगिस्तान के बीचों बीच एक छोटा मोटा महानगर ही खड़ा कर दिया था। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, हर खूबसूरत सपने का एक अंत होता है। ये जो यूटोपिया था, ये भी ज्यादा दिन नहीं टिक पाया। जो लोकल लोग थे उनसे टकराव शुरू हुआ, कानूनी लड़ाइयां शुरू हुईं, और देखते ही देखते इस स्वर्ग पर एक क्रिमिनल साजिश का अंधेरा छा गया। तो चलिए देखते हैं कि ये सब कितनी तेजी से बिखरा। ये टाइमलाइन दिखाती है कि कैसे सिर्फ 4 साल के अंदर एक सपना पूरी तरह से टूट गया। 1981 में जमीन खरीदने से शुरुआत हुई और 1985 आते आते एक भयानक बायो टेरर अटैक और फिर ओशो की गिरफ्तारी के साथ इस कहानी का अंत हो गया। तो सवाल ये है कि आखिर पर्दे के पीछे चल क्या रहा था? जवाब सच में हैरान कर देने वाला है। कम्यून की जो लीडरशिप थी वो एक के बाद एक शॉकिंग क्राइम कर रही थी। लोकल सैलेड बार्स में जहर फैलाना, जो अमेरिका का पहला बायो टेरर अटैक बना। फिर ओरेगन के अमेरिकी अटॉर्नी की हत्या की साजिश। और हद तो तब हो गई जब उन्होंने ओशो के अपने पर्सनल डॉक्टर को ही मारने की कोशिश की। वायर टैपिंग, आगजनी, ये सब चल रहा था। तो जाहिर है, जब इन भयानक अपराधों का पर्दाफाश हुआ तो कानून का शिकंजा कसना ही था। और बस यहीं से ओशो और उनके रेगिस्तानी साम्राज्य के अंत की शुरुआत हो गई। और यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है, ओशो पर इन बड़े बड़े क्राइम्स का सीधा चार्ज कभी लगा ही नहीं। उन पर केस चला इमिग्रेशन फ्रॉड का। उन्होंने एक एल्फर्ड प्ली दाखिल की। इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि उन्होंने गुनाह कबूल तो नहीं किया, लेकिन ये मान लिया कि सरकार के पास उन्हें दोषी साबित करने के लिए काफी सबूत हैं, और इस प्ली बार्गेन के तहत उन्हें हमेशा के लिए अमेरिका छोड़ना पड़ा। और उस सपनों के शहर का क्या हुआ? रजनीशपुरम। ओशो के जाते ही वो वीरान हो गया, बिल्कुल एक घोस्ट टाउन की तरह। और आयरनी देखिए, कानूनी तौर पर वो शहर अभी भी मौजूद था, लेकिन अब वहां रहने वाला कोई नहीं बचा था। तो इस पूरी कहानी के बाद पीछे बचा क्या? चलिए ओशो की इस कॉम्प्लिकेटेड लेगेसी को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि आज उनकी टीचिंग्स को इस डार्क हिस्ट्री के साथ मिलाकर कैसे देखा जाता है। ओशो का ये कोट उनकी टीचिंग्स का एसेंस है कि भगवान कैसा अद्भुत है कि जहां लाखों कांटे हैं उनमें भी एक फूल खिल जाता है।
यही वो उम्मीद थी, यही वो फिलॉसफी थी जिसने रजनीशपुरम की इतनी भयानक घटनाओं के बावजूद लाखों लोगों को अपनी तरफ खींचा। और शायद सबसे हैरान करने वाली बात यही है, इतने सारे विवादों के बाद भी ओशो का मूवमेंट आज भी जिंदा है। दुनिया भर ने लाखों लोग आज भी उनकी मेडिटेशन और कॉन्शियसनेस की टीचिंग्स को फॉलो करते हैं। ये हमें एक बहुत मुश्किल सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है कि उनके विचारों को उनके इतिहास से अलग कैसे किया जाए, क्या ये मुमकिन भी है? और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। आखिर वो लाइन कहाँ है जब एक स्पिरिचुअल विजन एक खतरनाक हकीकत में बदल जाता है? ये सवाल है आस्था और अंधभक्ति के बीच की उस धुंधली सी लकीर का, जिसके बारे में हम सबको सोचने की जरूरत है।